चलिए देखिएगा, तो पंचायतों के अधिनियम के अंतर्गत जो है हमने पढ़ा है, याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। तो देखिएगा, हम पूरा का पूरा पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं। इसका मतलब ये समझिएगा कि सरकार ने, भारत की सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत में, ठीक है, लगातार जद्दोजहद किया। एक समय आया, ठीक है, 73 का अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन होता है एक तरीके का, समझिएगा कि संविधान में जब हम कुछ परिवर्तन करते हैं तो हम एक अमेंडमेंट लाते हैं, ठीक है। अब इसी के तहत याद रखिएगा कि 1993, 92 और 93 के समय जो है, 1992 और 93 के समय जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की प्रावधान को लाया गया था, ठीक है। जैसे ही लाया गया, याद रखिएगा, उसके बाद सबसे पहली बार जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में जो है 24 अप्रैल को, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के व्यवस्था के साथ, याद रखिएगा, केंद्र सरकार की व्यवस्था के साथ जो है सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में लाया गया, याद रखिएगा, उसके बाद से, ठीक है। जब 7 जून का समय आया, ठीक है, तो विधि के अनुकूलन एक व्यवस्था होती है, याद रखिएगा, उसके तहत जो है 7 जून 2001 को जो है छत्तीसगढ़ ने इसको अधिमान्यता दे दी गई, ठीक है। अब जैसे ही व्यवस्था आगे बढ़ी, याद रखिएगा, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत याद रखिएगा, जो हमारे सामने पूरी लिस्ट आती है, ठीक है, इस अधिनियम का एक लिस्ट है, याद रखिएगा, जिसमें हम पढ़ते हैं पूरे विषयों को, ठीक है। तो उन विषयों को आप समझेंगे कि इसी को हमको डील करना है और यही हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कुछ प्रावधान मैंने बताए थे, जैसे कि विधानसभा में मध्य प्रदेश से पारित हुआ था 30 दिसंबर 1993 को, ठीक है, और राज्यपाल का अनुमोदन था 24 जनवरी 1994 को। ये मध्य प्रदेश के संबंध में है, ठीक है, याद रखिएगा। राजपत्र में जारी किया गया 25 जनवरी 1994 को, और आपको बता दूं, लगातार पढ़ते 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 ये डेट आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हर दिन पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अनुकूलन का आदेश, ठीक है, हमारे यहाँ लागू हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, लेकिन 7 जून 2001 को जो है विधि अनुकूलन आदेश के तहत जो है लागू किया गया। 18 जून को, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। और हमारे यहाँ पहली बार चुनाव हुआ था 2005 में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पहली बार चुनाव 2005 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, हमारे पंचायती राज अधिनियम में जो है 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं, और अनुसूचियां हैं कितनी? 4, ठीक है, याद रखिएगा। अब इन्हीं को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने परिभाषा, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति, ग्राम सभा पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा, पंचायतों की स्थापना, ठीक है। तो पंचायतों की स्थापना यानी कि संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो संरचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पंचायतों गठन, पंचायतों की अवधि, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन और ग्राम पंचायतों गठन। इस तरीके से पूरी सीरीज को समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आज देखिएगा, इसी के बाद हम सारे बिंदुओं को पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको पंचायती राज व्यवस्था के हर एक घटना को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक डालिएगा, पंचायतों की संरचना, ठीक है, पंचायतों की संरचना। अब देखिएगा, पंचायतों की जो संरचना होती है उसके अंतर्गत एक बात याद रखिएगा कि हम संरचना की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पंचायत व्यवस्था होगा वो कितने स्तर का होगा। संरचना का मतलब होता है अंग, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा, पंचायत की जो संरचना है, और मैं एक बात बता दूं आपको, मैं देखिएगा, एक बात समझिएगा, यहाँ पर हमारे पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, लेकिन चूंकि ये विषय किसका है? राज्य का, ठीक है। देखिए, ये राज्य का विषय है, इसको लागू करना अनिवार्य है। एक बात याद रखिएगा, ये राज्य का विषय है लेकिन इसको लागू करना अनिवार्य है। क्यों? इसका 2 बिंदु समझिएगा। पहला तो ये कि जो समवर्ती सूची में होता है बात, ठीक है, इसको अभी किनारे कीजिएगा समवर्ती सूची को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे देखिएगा, मैंने बताया था विषय जो होता है एक राज्य का विषय होता है और एक केंद्र का विषय होता है, ठीक है। राज्य के पास जो शक्ति होती है जिसके द्वारा वो राज्य पे क्या करेगा? कानून बना सकेगा, राज्य का विषय कहलाएगा। और जो केंद्र के द्वारा शक्ति होती है वो केंद्र का विषय होता है, याद रखिएगा। जैसे रेलवे हो गया आपका, केंद्र का विषय है, उस पर कोई भी कानून राज्य नहीं बना सकती। उसी प्रकार कृषि हो गया, कृषि, ठीक है, तो कृषि राज्य का विषय है, इस पर कभी भी केंद्र सरकार कानून नहीं बनाएगी। लेकिन याद रखिएगा, जब वो कानून बनाएगी तो इंप्लीमेंट कर भी सकती है, ठीक है। वरना प्रधानमंत्री, अभी आपने सुना होगा, कृषि बिल 3 जारी किए थे, ठीक है। तो ऐसे में वो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब वो किया जाएगा तो वो केंद्र के स्तर पर किया जाएगा, राज्य पर नहीं किया जाएगा। राज्य चाहेगी तो उसे अपने यहाँ इंप्लीमेंट करे या ना करे, वो उसकी व्यवस्था है,
ठीक है, यही कारण है कि हमारे यहाँ कोई कोई किसान दिल्ली नहीं पहुंचे थे और वही पंजाब और हरियाणा के किसान जो है पहुंच गए थे दिल्ली, ठीक है, प्रोटेस्ट करने। तो इसका कारण यही है क्योंकि हमारे यहाँ लागू ही नहीं किया गया। जब कहीं लागू नहीं किया जाएगा तो वहां के किसान परेशान नहीं होंगे, ऐसा बात आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य का विषय है, राज्य इसमें कानून बनाएगा, लेकिन इसको लागू कराने के लिए केंद्र ने क्या कर दिया, इसे संशोधित कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आप अगर याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया केंद्र ने, इनके लिए लागू करने का एक प्रावधान ला दिया। अब जब ऐसा लाया गया तो केंद्र ने क्या किया, इसको एक सिस्टमेटिक यानी अधिनियम में पारित किया। और जब इसका अधिनियम आया तो इसमें बोला गया कि राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे इंप्लीमेंट करेगा, राज्य इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। और जैसे ही आवश्यकता की बात आएगी, याद रखिएगा, तो इसे बोला गया कि ये या तो ये 3 स्तरीय होना चाहिए, या ये 2 स्तरीय होना चाहिए, या फिर ये 4 स्तरीय हो सकता है, ठीक है। 3 स्तरीय कब, सामान्य परिस्थितियों में ये 3 स्तर का होगा, ठीक है। ये 3 स्तर कौन कौन से होंगे, जिला, जनपद और ग्राम, ठीक है, ये 3 स्तर हो गया। लेकिन अगर आप बात किया जाएगा 2 स्तर का तो क्या होगा, याद रखिएगा, इसमें ग्राम और जनपद नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक होगा जिला परिषद, एक होगा मंडल, ठीक है, मंडल। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि किस समिति के तहत जो है 2 स्तरीय का प्रावधान किया जा रहा था या सिफारिश किया गया था। तो अशोक मेहता समिति, याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति के तहत जो है जिला पंचायत के जो इस पंचायती राज व्यवस्था है, इसको 2 स्तरीय की बात की गई है, जिसमें मंडल पंचायत और आपका जिला परिषद होना चाहिए। इसीलिए याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन ना आपसे मिस हो जाते हैं, अगर ये चीजें याद नहीं होगी तो मिस होगा, याद रखिएगा। तो 2 स्तरीय का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने, याद रखिएगा, 2 स्तरीय का कॉन्सेप्ट दिया इसने, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर दूसरा स्तर होगा तो कौन सा होगा, तो मंडल पंचायत होगा, याद रखिएगा। आपको नाम चेंज नहीं करना है क्योंकि आपने अभी टेस्ट पेपर देखा था, एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से शब्द जो है पंचायत से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, ग्राम समिति जैसा शब्द नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसे कोई टॉपिक याद रखिएगा जिसको आपको पढ़कर लगे कि मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसको छांटना होता है उसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें जनपद नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा, क्या होगा, मंडल पंचायत होगा, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, ये कब होगा, जब पूरे राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 20 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाकर ये 2 स्तरीय होगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। कि 20 लाख से कम होगा तो 2 स्तर में कर देंगे पंचायत को, वरना हमेशा 3 स्तरीय सामान्य तौर पर होगा, ठीक है। और 4 स्तरीय के लिए याद रखिएगा, ये राज्य तय करेगा कि मेरे यहाँ जनसंख्या कितनी ज्यादा है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल के यहाँ क्या है, 4 स्तरीय है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, तो संरचना एक बार आप देखिएगा कि संरचना बेसिकली क्या है। तो याद रखिएगा, संरचना का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है अधिसूचना। संरचना का सबसे पहला टॉपिक होता है अधिसूचना, याद रखिएगा। और अधिसूचना क्या होता है, यहां पर देखिएगा, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल, ठीक है। ऐसी व्यवस्था, याद रखिएगा, ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरे राज्य में अधिसूचना जो जारी कर सकेगा वो कौन होगा, राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल ही अधिसूचना जारी कर सकता है, याद रखिएगा, कोई और जारी नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। दूसरी बात, ये सारे जो पावर होते हैं ये राज्यपाल के पास होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब इसी संबंध में हम पहले पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। इस संरचना के अंतर्गत हमारे पास 3 बिंदु है, एक है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है जनपद पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत, ठीक है। मैं एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूं, एक साथ पढ़ाऊंगा तो चीजें बहुत ज्यादा मैस हो जाएगी, एक एक करके एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। पहले ग्राम पंचायत को पूरी व्यवस्था के साथ देखेंगे, फिर जनपद पंचायत को देखेंगे, फिर उसके बाद जिला पंचायत को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे पढ़ने से अगर हम मिक्स करके चलेंगे तो दिक्कतें आएंगी आपको, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राम पंचायत को, ठीक है। देखिएगा, तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटा स्तर कौन सा है, तो
ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर होता है, ठीक है, मतलब सबसे छोटी इकाई कहेंगे इसे। अगर देखिए, हाँ एक बात याद रखिएगा, जब आपसे बोलेंगे बुनियादी इकाई, बुनियादी ढांचा, तो फिर ग्राम सभा, ठीक है, शब्द को साथ समझिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि बुनियादी इकाई क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए ढांचा, बुनियादी ढांचा, तो ये जो शब्द आते हैं ना, तो ये बोलता है ग्राम सभा को, ठीक है। ऐसे शब्द ढूंढेंगे तो ग्राम सभा में जाना है आपको। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, हाँ ये याद रखिएगा, ठीक है। तो छोटा स्तर, सबसे निम्न स्तर इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए अधिसूचना कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझिएगा कि ग्राम पंचायत कैसे बनता है। देखिए, ग्राम पंचायत बनाने के लिए सबसे पहले बात याद रखिएगा, जनसंख्या जो होती है ये कितनी होनी चाहिए, 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत कभी बनेगी जब हमेशा 1000 की जनसंख्या हो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में इसकी जनसंख्या परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है, कम जनसंख्या में भी बनाया जा सकता है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, जनसंख्या तो 1000 पूरी हो गई, कभी कभी क्या होता है 1200 हो जाता है, 1240 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जो राज्यपाल होता है, ठीक है, तो राज्यपाल जो होता है याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर एक क्या कर देगा, ग्राम पंचायत घोषित कर देगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर, अगर मान लीजिए एक ही गांव में 1000 के लिए हो रहे हैं लोग, तो फिर नहीं मिलाएगा किसी को, बात याद रखिएगा, ठीक है। जब जनसंख्या या जनगणना के द्वारा हमें जानकारी होता है कि गांव की संख्या जो है 1000 से पार हो चुकी है और एक ही गांव है वो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि उसका अच्छा 1600 हो गया तो क्या होगा, 1800 हो गया तो क्या हो गया, 1900 हो गया तो क्या हो गया, तो वहां से 900 को उठा के किसी और के साथ भी जोड़ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कि आपके फैमिली में 5 लोग हैं, 5 में से 3 का दूसरे वार्ड में नाम आता है और 2 का किसी और वार्ड में नाम आता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वार्डों की संख्या को भी उसी स्तर पर मैच किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो ऐसे में याद रखिएगा आपको ग्राम पंचायत कब घोषित किया गया है, तो 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर, ठीक है, जब एक अतिरिक्त जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1000 की होनी चाहिए, तो तब जाकर कौन अधिसूचित कर देगा, राज्यपाल, याद रखिएगा। अधिसूचित का मतलब होता है आपका जारी कर देना या कंसीडर कर लेना फाइनली कि यह एक ग्राम पंचायत बन चुका है, ठीक है, फलाना एक ग्राम पंचायत नया तैयार हो चुका है, ठीक है। तो याद रखिए ग्राम पंचायत के बनने पर क्या क्या चीजें चालू हो जाती है, याद रखिए। देखिए आप सोच रहे होंगे ग्राम पंचायत क्यों बनाना, मतलब क्या जरूरत है ऐसा, तो याद रखिएगा जैसे एग्जाम्पल पे देखिएगा, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर आया, एक स्ट्रक्चर आया जिसमें अब मान लेते हैं यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, अभी है 1240 जनसंख्या, ठीक है। तो अभी एक ग्राम पंचायत है, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2400 के आसपास हो जाएगी। तो अब आप सोचेंगे कि सर 2400 तो है, एक ही ग्राम पंचायत में चल तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन होगा समय ऐसा कि ये जो है स्थिति ऐसी बनी रहेगी कि यहाँ के कुछ ग्रामवासी जो किनारे से कट रहे हैं इधर धीरे धीरे, क्योंकि अब होता क्या है, सरपंच जो है अगर मान लीजिए पूरे जगह पर ध्यान नहीं दे सकते, सचिव जो है पूरी जगह से ध्यान नहीं दे सकते, तो क्या करा क्या जाता है, यहाँ के जो वासी होते हैं ये धीरे धीरे क्या करते हैं, नेताओं को पकड़ना चालू करते हैं और नेताओं को पकड़ कर बोलेंगे कि हमारा ये क्षेत्र जो है अपने आप में 1000 जनसंख्या से ज़्यादा का जनसंख्या है, आप हमको अलग कर दीजिए, ठीक है। वो जो घर परिवार अलग होता है ना, वैसी भावना यहाँ पर भी आती है, याद रखिएगा। और ऐसी स्थिति में जो है ये बार बार अलग करने की बात की जाएगी और तब जाकर यहाँ से और यहाँ का बंटवारा होकर, देखा आपने सुना होगा, जैसे कोई गांव है, मान लीजिए पोड़ी गांव है, तो पोड़ी आ पोड़ी बा, ऐसे सुना है नाम, अ और ब वाला जैसे नाम ये ऐसे ही आता है, याद रखिए। एक ही गांव का नाम है लेकिन उसमें अ ब जोड़कर, खर्रा जोड़कर, ऐसे बहुत सारे शब्द जोड़कर पीछे जो है उसका नया गांव बना लेते हैं, ठीक है। और तब जाकर फिर एक ही गांव से क्या है दूसरा गांव बनता है, याद रखिए, मतलब ग्राम पंचायत बन जाता है। अब फायदा क्या होता है, देखिए फायदा ये होता है कि जब वित्त आयोग आता है, तो वित्त आयोग आएगा तो पहले इसके लिए कितना फंड करता था, मान लीजिए 10 लाख रुपए, अब 2 गांव, ठीक है, 2 ग्राम पंचायत, तो 20 लाख रुपए आ जाएगा। दूसरा, यहाँ के पदाधिकारी अलग होने लगेंगे, सचिव सरपंच ये सब लोग अलग गिनती में आएंगे, यहाँ पर नया नियुक्ति होगा ये सब चीज़ों का। तो ऐसे क्या होता है कि विस्तार होता है और इसके कारण यहाँ का विकास होना चालू हो जाता है। अब सोचिए जहाँ पर 10 लाख रुपए में इतनी बड़ी जनसंख्या का विस्तार हो रहा था, वहीं अब 20 लाख रुपए मिलेगा तो ज़्यादा जनसंख्या के कम जनसंख्या के साथ पैसा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति के साथ क्या है, राज्यपाल अधिसूचित कर दिया जाता है। राज्यपाल ही नाम रखेगा, याद रखिएगा, उस क्षेत्र का जो नाम इस यहाँ के लोग जो है कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका नाम जारी करके अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, राजपत्रित, याद रखिएगा। इसे कहा जाता है प्रकाशन, किसमें, राजपत्र में, ठीक है। तो राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है और इस तरीके से जो है अधिसूचना जारी हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, याद रखिएगा, शुरुआत कैसे होता है, तो अधिसूचना के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक
ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके गठन में एक बात याद रखिएगा, यानी मुख्य रूप से अगर हम इसका गठन करते हैं ग्राम पंचायत का, ठीक है, तो गठन कभी भी ग्राम पंचायत का 3 लोगों से मिलकर होता है, याद रखिएगा। पहला होता है सरपंच, उप सरपंच और याद रखिएगा पंच। यानी इसके स्तर में गठन जो होता है, याद रखिएगा, गठन का सबसे प्रारंभिक स्तर यही है, ठीक है, जिसमें सरपंच उप सरपंच से मिलकर जो है एक ग्राम पंचायत बनता है, ठीक है। तो याद, आप सभी इन तीनों के बारे में तो जानते ही होंगे, सरपंच, उप सरपंच और पंचों के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम सभा का सदस्य कौन, ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होगा, तो पंच, याद रखिएगा। इसे ग्राम पंचायत का सदस्य कहते हैं, ये सदस्य होता है, ठीक है। लेकिन ये मुखिया भी होता है किसका, बताइए जल्दी से, वार्डों का मुखिया भी होता है, इसको वार्डों का मुखिया कहते हैं, ठीक है। और उप सरपंच याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का पंच ही होता है। उप सरपंच का जो नियुक्ति होता है, चुनाव जो होता है, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या पूछा जाता है, याद रखिए, क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से किस पदाधिकारी का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो उसमें से याद रखिएगा इन दोनों का प्रत्यक्ष होगा, इनको आप डायरेक्ट चुनेंगे। अपने क्षेत्र के सरपंच और पंचों को आप चुनते हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन उप सरपंच को आप नहीं चुनते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। उप सरपंच को कौन चुनता है, पंच चुनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, सरपंच जो होता है ये ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीन गठन, तीनों को मिलाकर जो है यहां पर गठित होता है, याद रखिएगा। यहां पर सरपंच, उप सरपंच और पंचों के बारे में है, ठीक है। अब देखिएगा, इसे गठन के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि वार्डों का विभाजन कैसे किया जाता है, ठीक है। वार्डों का विभाजन, देखिएगा, वार्डों के विभाजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको यह समझ में आए कि पहले जनसंख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी होती है, 1000, ठीक है, या 1000 से अधिक होगी, याद रखिएगा। मान लीजिए 1340 है, 1320 है, इस तरह की जनसंख्या आ गई, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक वार्ड में जितनी जनसंख्या होगी उतना ही बाकी वार्डों में होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक में 400 डाल दिए और एक में 75 डाल दिए, ऐसा कभी नहीं होगा, यानी बराबरी का वार्ड परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने वार्ड हो सकते हैं, 10 से 20 अधिकतम, ठीक है। 10 से 20 कहने का मतलब क्या होता है, न्यूनतम कितना होगा, 10 होगा। 10 तो न्यूनतम करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1000 इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। देखिए, 1000 की जनसंख्या में जब ऐसा होता है, ठीक है, तो 100 के 10 नोट, याद रख लीजिएगा, 100 के 10 नोट से ही काम चालू होगा, ठीक है। यानी 100 के जो जनसंख्या होगी वार्डों में, तो एक वार्ड में हमेशा एक मुखिया होगा जो पंच कहलाएगा और उसके पीछे 99 लोग खड़े होंगे, ठीक है। ये होता है स्तर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये, और अधिकतम कितना हो सकता है, 20, ये बात भी याद रखिएगा, अधिकतम 20 हो सकता है, ठीक है। यानी कुछ वार्डों की संख्या को बढ़ाते हुए याद रखिए, जब कहीं पर 1500 के आसपास हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 से अधिक कर सकते हैं और अधिक से अधिक 20 ही कर सकते हैं, 20 से ज़्यादा वार्डों की संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देखिएगा कि वार्डों का निर्धारण कौन करेगा, ठीक है, वार्डों का निर्धारण भी करना है, ठीक है। तो वार्डों का निर्धारण याद रखिएगा, ये आईएमपी कर सकते हैं इसको, क्योंकि जानकारी में अभाव होता है इसमें बहुत ज़्यादा कि वार्डों का निर्धारण कौन करता है, ठीक है। तो कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, वार्डों का निर्धारण, ठीक है। और इसी में याद रखिएगा कि इसी में जो है वार्डों का निर्धारण कर दिया जाएगा। और वार्डों के निर्धारण में याद रखिएगा, जो पदाधिकारी होंगे, इसमें कितने पदाधिकारी होते हैं यहाँ पर पूरे ग्राम पंचायत में, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के पदाधिकारी होते हैं, एक होता है राजनीतिक और एक होता है प्रशासनिक, ठीक है। 2 प्रकार के पदाधिकारी याद रखिएगा, एक राजनीतिक होता है जिसको 5 साल के लिए आप चुन के खड़ा करते हैं, और दूसरा याद रखिएगा किस प्रकार का होता है, प्रशासनिक, जिसको आप 60 साल के लिए छू नहीं सकते, याद रखिएगा। आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन उसकी नौकरी नहीं खा सकते, ठीक है, याद रखिएगा। और उन्हें कहते हैं सचिव, और इनको कहते हैं सरपंच, उप सरपंच और पंच, ठीक है। तो राजनीतिक 3 और सचिव 1, याद रखिएगा।
ठीक है। तो पदाधिकारी के तौर पर याद रखिएगा कि दो प्रकार के पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होता है ये थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिएगा इनका चुनाव कैसे होता है, तो ये तो जानकारी आपको है कि पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होता है। ठीक है। तो चुनाव जो होता है याद रखिएगा, सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव और पंच का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में आपको सीधे से पता है, ठीक है। जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 पदाधिकारी होते हैं, सरपंच, उप सरपंच और पंच, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां के जब लोग, यानी यहाँ की आम जनता जो है, याद रखिएगा जब सीधे वोट डालकर किसी भी पदाधिकारी को चुनते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से दोहराता हूँ, देखिएगा जिस ग्राम पंचायत, इसको आपको ग्राम पंचायत बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा ग्राम पंचायत वाला दूसरे ग्राम पंचायत में जाके वोट दे दे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए याद रखिएगा जिस ग्राम पंचायत की जनता सीधे तौर पर जिस पदाधिकारी को चुनती है उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होगा, हाँ देख लीजिए, देखिए इसको समझिएगा कि जब किसी भी पदाधिकारी को जनता सीधे तौर पर नहीं चुनती है, ठीक है, सबसे पहली बात यही बोलना है कि जब सीधी तौर पर जनता किसी पदाधिकारी को नहीं चुनती है, ठीक है, तो इस चुनाव को हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जिसको चुन रहे हैं फिर वो चुन रहा है, ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि जब किसी पदाधिकारी को सीधे तौर पर जनता नहीं चुनती है, ठीक है, वह अलग प्रक्रिया के तौर पर, ठीक है, अलग प्रक्रिया के तौर पर जो है चुनाव का प्रक्रिया निर्धारित किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए पदाधिकारियों के संबंध में आप इनके कार्यकाल को समझेंगे, लेकिन इससे पहले याद रखिएगा इसकी बैठक कैसे होती है, ठीक है। पंचायतों के बारे में बात हो रही है, तो पहली बैठक अब याद रखिए, अभी तक आपने ग्राम सभा का बैठक देखा है, अभी पंचायतों की बैठक देखिए, ठीक है। तो देखिएगा पंचायतों की बैठक, सबसे पहले आता है पहली बैठक, ठीक है। पहली बैठक की बात करते हैं, देखिएगा तो पहली बैठक यानी कि चुनाव हो चुका है, और चुनाव होने के बाद याद रखिएगा जब पहली बैठक की बात आती है, ठीक है, तो चुनाव के बाद याद रखिएगा 30 दिन के अंदर पहली बैठक हो जानी चाहिए, ठीक है। ये जैसा भी जब भी मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों को सबसे पहले याद रखिएगा, एक प्रक्रिया, दूसरा नंबर अगर आ गया तो, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पहली बैठक कब होती है, तो चुनाव के परिणाम के बाद 30 दिन के अंदर पहली बैठक हो जानी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो परिणाम के 30 दिन के भीतर, परिणाम के 30 दिन के भीतर जो है पहली बैठक हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पहली बैठक का ठीक है। तो याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है, परिणाम को ऐसा बोला जाता है कि परिणाम की तारीख के, कभी कभी क्या होगा आपके सामने परिणाम की तारीख पूछ ली जाएगी, तो याद रखिएगा परिणाम के जो भी तारीख होगी या प्रकाशन होगा, जनरली सरपंच का जो चुनाव होता है याद रखिएगा वो उसी शाम को आ जाता है रिजल्ट, है ना, शाम तक पता चलता है, 5-6 बजे तक पता चल जाता है, मैक्सिमम कभी कभी हुआ तो दूसरे दिन पता चलेगा, ये बहुत मैक्सिमम है, क्योंकि 1000 वोट का काउंटिंग बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आप काउंट कर लेते हैं, याद रखिएगा, और उस 1000 में जो है 200 लोग तो वोट ही नहीं डालते हैं, 800 लोग का वोट होता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे में शाम तक पता चल जाता है, और शाम तक जब पता चला तो उसको प्रकाशित किया जाएगा दूसरे दिन, याद रखिएगा। तो आपको ये बात करना है कि परिणाम के प्रकाशन के
परिणाम की आपको जानकारी हो गई वो अलग बात है कि सुन लिया आपने कान से, उसका प्रकाशन भी होना चाहिए कि किस क्षेत्र के फलाना व्यक्ति ने जो है सरपंच का वोट जीता है और यह सरपंच घोषित हुआ है, ठीक है। तो प्रकाशन के डेट के 30 दिन के भीतर याद रखिएगा, ठीक है। तो परिणाम के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर हो जाना चाहिए आपका पहला बैठक, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला बैठक याद रखिएगा। अब देखिए पहला बैठक को जो है कौन बुलाता है, बुलाने वाला चाहिए, ठीक है, यानी हम इसे कहते हैं आहूत करना। बुलाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं यहाँ पर, आहूत करने वाला व्यक्ति, याद रखिएगा, यानी बुलाने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, आहूत करना, यहाँ पर देखिए सरपंच तो चला गया, में भी ऐसा हो सकता है कि वही सरपंच आ गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या सरपंच बुलाएगा बैठक को, कौन बुलाएगा, उप सरपंच, वो तो चुना ही नहीं गया अभी तक, वो तो जन्म नहीं लिया अभी तक, ठीक है। वो जन्म कब लेगा, जब पहली बैठक हो जाएगी, फिर उसके लिए वोट कराएंगे, ठीक है। तुरंत उसका वोट नहीं होता, याद रखिएगा। अब कितनी जगह कलेक्टर कराएगा ये सोच के देखिए, सभी जगह पे वोट हो रहा है ना, ग्राम पंचायत का वोट पूरे जगह पर, मान लीजिए आपके बिलासपुर के जितने गांव हैं ग्राम पंचायत है, सब जगह एक साथ वोट, कलेक्टर बोलेगा कि मैं सब जगह आऊंगा बैठक पे, नहीं कर सकता, नहीं। यहां पर याद रखिएगा सबसे बड़ा अधिकारी यहां पर एक ही व्यक्ति हो जाता है, वो है सचिव, ठीक है। उस ग्राम पंचायत का सचिव जो होगा ये क्या करेगा, उसको बुलाएगा, बैठक को बुलाएगा, ठीक है, इसकी जानकारी के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली बैठक जो होती है याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बैठक तो करा दिया आपने, बैठक में होता क्या क्या है, ठीक है, यानी हम कार्यक्रम की बात करेंगे, देखिएगा क्या क्या कार्यक्रम होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ, सबसे पहले तो शपथ का प्रोग्राम होता है, याद रखिएगा, यहां पर शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले शपथ का प्रोग्राम होता है, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा इसी के बाद जो है अब दूसरा चुनाव होगा जो यहां पर होता है, याद रखिएगा, जो चुनाव कराया जाता है किसका, उप सरपंच का। तो अब याद रहेगा उप सरपंच का चुनाव कब होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि उप सरपंच का चुनाव कब होता है। तो सब यहीं पर डालते हैं ऊपर में, जब पहला चुनाव हो रहा है उसी के साथ। उप सरपंच का चुनाव वहां नहीं होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव है, याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष पहले आप उनको तो चुन लीजिए जिनको चुनना है, फिर उसके बाद आप अप्रत्यक्ष में जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, जब घोषित हो गया है कि कौन कौन सरपंच बना है और कौन पंच बना है, तो फिर पंच क्या करेंगे आपस में, देखिएगा क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है और यहाँ पर जो है 10 पंच है, 10 पंच है और एक सरपंच होगा, और साथ ही साथ अब देखिए ये 10 है ना, ये 10 लोग क्या करेंगे, अपने में गुट बनाना चालू करेंगे। सरपंच का पता चल गया है, उप सरपंच चुनने वाले हैं, ठीक है। तो उप सरपंच वाले क्या करेंगे, जितना ज़्यादा रात को किसी के घर जाना होगा ना, उसी दिन रात में सब जगह मिल लेंगे, ठीक है, ताकि उप सरपंच मेरे को बनाना है, इस तरीके का बात चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पंच क्या करेंगे, हमेशा 6 लोग को ना खरीद लेंगे, 6 लोग को ना 10,000 रुपये देकर पहले खरीद लेंगे, 10-10 हज़ार रुपये, 60,000 रुपये बांट देंगे, ठीक है। और ये जो 6 लोग हैं, क्योंकि 5 लोग अपोजिट में चले गए, ठीक है, तो जीतना तो अपने को ही है, क्योंकि 6 लोग अपने साथ हो गए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो सुबह होता रहता है ना, तब तक से पता चलता है ये 10,000 रुपये दिया था, दूसरे वाले ने 20,000 रुपये दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये 6 लोग इधर से पलटी मार देते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी घटना बहुत बार देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे याद रखिएगा कि जब इसमें से एक व्यक्ति जो होगा, ठीक है, या 2 व्यक्ति खड़े होंगे, मान लीजिए ए और बी करके 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो इनको वोट कैसे मिलेगा ये अपने आप को वोट देंगे, याद रखिएगा, अपने आप को वोट देंगे, यानी इनको मिलेगा 10 वोट, ठीक है, अपने आप को वोट देंगे। और ऐसे में जो है आपका 5-5 वोट अगर ऐसा होता है, तो इधर से भी याद रखिएगा एक जन वोट देने का अधिकार होता है, सरपंच को भी एक वोट दे सकता है वो, ठीक है। तो सरपंच भी एक जगह पर जाकर वोट दे सकता है अगर किसी को उप सरपंच बनाना है उसको, तो ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता क्योंकि इससे में जीत जाते हैं लोग, ठीक है। तो उप सरपंच जो होता है, याद रखिएगा, पंचों से ही वोट लिया जाता है और इसमें 5 से 6 वोट मिलते हैं बस, ठीक है। और हाथ खड़ा करके भी उप सरपंच बना दिया जाता है, याद रखिएगा। और कभी कभी तो ऐसा है कि बस बोल देंगे कि वो उसके साथ कौन कौन है, आगे उसके साथ अगर 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, तो बात खत्म, उप सरपंच घोषित, ठीक है। ऐसा होता है ये कॉमन, ठीक है। चलिए तो देखिएगा चुनाव में याद रखिएगा कि यहां पर क्या किया जाता है, इसका यानी बैठक में उप सरपंच का, ठीक है, चुनाव भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक प्रक्रिया याद रखिएगा, इसके बाद एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है बहिर्गामी सरपंच प्रक्रिया, बहिर्गामी सरपंच प्रक्रिया, ठीक है।
बहिर्गामी सरपंच प्रक्रिया याद रखिएगा। तो ऐसे में समझिएगा, बहिर्गामी सरपंच प्रक्रिया जो है इसमें होता क्या है कि पुराना सरपंच जो है अब बाहर जाने वाला है, ठीक है, पुराना सरपंच जो होगा वो बाहर जाने वाला है और नया सरपंच को कार्यभार सौंपने वाले ही हैं, ठीक है। तो नया सरपंच को या नवनिर्वाचित सरपंच को पुराना सरपंच कार्यभार सौंपता है। इसको बोलते हैं बहिर्गामी सरपंच प्रक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहिर्गामी सरपंच प्रक्रिया के बाद याद रखिएगा, इसके बाद जो है ठीक है, इसके बाद दो घटनाएं और होती हैं, यानी दो प्रक्रिया होती हैं, याद रखिएगा। पहला प्रक्रिया होता है कि कार्यकाल की गणना, ठीक है। तो यहीं से कार्यकाल की गणना प्रारंभ होती है, याद रखिएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि किसी भी ग्राम पंचायत का कार्यकाल की गणना कब से होती है, तो पहली बैठक से होती है, याद रखिएगा। शपथ वाले दिन से मत बोलिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पहली बैठक, ठीक है, तो पहली बैठक में शपथ करा दिया जाता है और इसके बाद यहाँ से इसका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से इसका कार्यकाल की गणना हो गई है और 5 साल के अंदर जो है अब इसका काम चालू हो जाता है इसमें, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा, कार्यकाल की गणना यहीं से होती है, ठीक है। और इसके बाद एक घटना और होती है, याद रखिएगा। इसके बाद होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि पदाधिकारियों को जो है उनका जगह मिल चुका है और यहाँ से उनका कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। तो याद रखिएगा, यहीं से इस गणना के दिन से जो है, कार्यकाल की गणना वाले दिन से ही कार्य प्रारंभ मान लिया जाता है कि अब जो है सरपंच ने अपना पद धारण कर लिया है और इस तरीके से उसको हम सरपंच बोलेंगे जो व्यक्ति जीत कर आया हुआ है, ठीक है। तो ये 3-4 घटनाएं याद रखिएगा, बस आपको इतना ही याद रखना है। पहला है पहली बैठक में अंतर्गत क्या होगा, तो याद रखिएगा परिणाम के 30 दिन के अंदर पहला बैठक होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत की पहली बैठक याद रखिएगा, ठीक है। परिणाम के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर होना चाहिए। दूसरा याद रखिएगा, आहूत करने का मतलब है कि कौन बुलाएगा इस बैठक को, सचिव बुलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें गलतियाँ कहाँ पर होती है। गलतियाँ यहाँ पर होती है कि अभी आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत सारी जगह पर ये पढ़ेंगे कि कलेक्टर बुलाएगा, ये बुलाएगा, वो बुलाएगा, ऐसा बुलाएगा, शपथ इसको देंगे, उसको त्यागपत्र देंगे, तो ऐसे में क्या होगा, सचिव भूल जाएंगे आप। लिस्ट में निकल जाता है ये, याद रखिएगा, हमारे दिमाग के लिस्ट से निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पदाधिकारियों का भी आप नाम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे में आपको ना स्तर याद रख लेना है। स्तर में याद ये रख लीजिएगा कि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक स्तर पर जो व्यक्ति है उसे सचिव कहते हैं और यही आएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे जनपद पंचायत में कौन आता है, तो सीओ आएगा, ठीक है। जिला पंचायत में सीओ आएगा, लेकिन ऐसे में याद रखिएगा कि जो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत होगा यहाँ पर सचिव आता है, इसको सचिव कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पहली बैठक के अंतर्गत पंचायत की बैठकों में पहली बैठक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पहली बैठक के बाद जो है अब जो सरपंच है जो यहाँ से चला गया, पुराना सरपंच, अब नया सरपंच आया है, तो कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया को समझिए, कैसे कार्यभार सौंपा जाता है, ठीक है। कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया, ठीक है। अब ऐसे में देखिएगा, जब कार्यभार सौंपा जाता है तो सबसे पहले जो है जैसे ही याद रखिएगा नया पद स्थापना होता है तो वो क्या है, अपने आप ही अपने पुराने पद से जो है मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नवनिर्वाचित सरपंच के शपथ लेने के बाद पुराना सरपंच, जिसको हम भूतपूर्व बोलेंगे, भूतपूर्व सरपंच कार्यभार मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो जब भी नया सरपंच जो है शपथ धारण करेगा उसके बाद ही जो है पुराना सरपंच पद मुक्त हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं जो सरपंच जो है दूसरे को सौंपेगा, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पर आपको संपत्ति का आंकड़ा जो करना पड़ेगा, यानी गिनती करनी पड़ेगी संपत्ति कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा पंचायत संपत्ति, पंचायत की संपत्ति को सौंपा जाना पहला,
ठीक है। तो इसमें कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया में याद रखिएगा पंचायत की संपत्ति को सबसे पहले सौंपी जाती है, ठीक है, और उसके साथ सौंपा जाता है याद रखिएगा संपूर्ण दस्तावेज, ठीक है, पंचायत के दस्तावेज, पंचायत के दस्तावेज। तो पंचायतों के दस्तावेज सौंपे जाएंगे और इसके बाद जो है जो भी अन्य सामग्री है, ठीक है, हम इसको अन्य सामग्री कहेंगे, जो भी अन्य बचे कुछ चीजें हैं ये भी इसको सौंप दिया जाएगा, ठीक है, किसको, नए सरपंच को, याद रखिएगा। तो नए सरपंच को सौंपने की प्रक्रिया में, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होगा कि सरपंच जो है, ठीक है, मैंने बताया था एक बार एक कहानी छोटी सुनाई थी, ठीक है, एक सरपंच के बगल में दूसरा सरपंच भी बैठता था, ठीक है, तो दो सरपंचों की कहानी को समझिए एक बार कि कभी कभी क्या होता है सरपंच जो है ये मना कर दे कि मैं अभी नहीं दूंगा, मेरे को और टाइम लगेगा, 4-5 महीने लगेगा, ठीक है, जबकि ये होता है ऐसे कंडीशन आ गए, मान लीजिए आप ही सरपंच बन गए हैं और सरपंच बनने के बाद जो है आपको थोड़ा पद लोभ हो चुका है, ठीक है, पद लोभ बोलते हैं, समझते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप सरपंच का जो पद है वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ पैसा गबन कर दिया आपने और उस गबन के बाद जो है अब उसको भरपाई नहीं कर पा रहे हैं और दिखाना भी नहीं चाहते कि गबन हो गया है। तो ऐसे में क्या होगा कि सरपंच जो है ये पद को नहीं छोड़ने से इनकार कर देता है, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि यदि सरपंच पद छोड़ने से इनकार कर दे तो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो सरपंच पद छोड़ने व कार्यभार सौंपने से इनकार कर दे तो याद रखिएगा विहित प्राधिकारी के द्वारा लिखित हस्ताक्षर, लिखित में हस्ताक्षर युक्त यहां पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। विहित प्राधिकारी को याद रखिएगा मुख्य तौर पर तहसीलदार होता है यहां पर, ठीक है। विहित प्राधिकारी कौन होता है, तहसीलदार, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, विहित प्राधिकारी, ठीक है। तो याद रखिएगा आप यहां पर लिख लीजिएगा तहसीलदार। अब ये क्या करेगा, पुराने सरपंच के लिए निर्देश जारी करेगा, याद रखिएगा लिखित में, ठीक है, वरना अंदर कर देंगे उसको, याद रखिएगा, ठीक है, कि लिखित निर्देश जारी करेगा कौन, तहसीलदार, ठीक है, जिसको विहित प्राधिकारी कहते हैं। विहित का शब्द समझते हैं आप लोग, विहित शब्द क्या होता है, विहित प्राधिकारी तो समझ में आ रहा है। प्राधिकारी का मतलब होता है जिसके पास प्राधिकार हो, ठीक है, यानी जिसके पास इस लेवल का अधिकार हो कि वो यह काम कर सके, ठीक है, तो ये प्राधिकारी कहलाता है। विहित का मतलब होता है कि दर्शाया गया, याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में ना कुछ चीजों को पहले से दर्शा दिया गया है कि कौन किस रैंक का कार्य कर सकता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं विहित प्राधिकारी। और साथ ही साथ याद रखिएगा जब विहित प्राधिकारी का यह भी मतलब होता है कि कभी कभी कलेक्टर जो है तहसीलदार के नीचे रैंक को भी विहित कर सकता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कभी भी किसी को एक पावर देकर उस लेवल का अधिकारी बना देगा, उसको बोलते हैं विहित प्राधिकारी, ठीक है। तो यहां पर कौन रहता है, तहसीलदार रहता है, कि तहसीलदार जो है लिखित में एक निर्देश जारी करेगा, किसके लिए, तो याद रखिएगा पुराने सरपंच के लिए या फिर बहिर्गामी सरपंच बोलिए इसको, बहिर्गामी सरपंच के लिए, ठीक है। तो निर्देश जारी कर दिया बहिर्गामी सरपंच के लिए, ठीक है। और निर्देश में क्या रहेगा बताइए जल्दी से, जल्दी बोलिए, निर्देश में क्या रहेगा, निर्देश में यही रहेगा ना कि अपना सारा कार्यभार सौंप दे, किसको, नवनिर्वाचित सरपंच को, ठीक है। तो लिखित में याद रखिएगा, ये बात समझ में आ रही है आपको कि सरपंच जब पद छोड़ने से मना कर दे या फिर कार्यभार देने से मना कर देगा तो विहित प्राधिकारी लिखित हस्ताक्षर युक्त जो है तहसीलदार क्या करेगा, जो पुराना सरपंच है उसको क्या करेगा, जारी करेगा कि निर्देश, ठीक है। निर्देश में लिखा होगा कि अगर तत्काल प्रभाव के साथ अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो आपके विरुद्ध जो है कार्यवाही की जाएगी, उसमें यह बात लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बावजूद अगर सरपंच ऐसा हो
कि वो क्या करे, पद ना छोड़े, तब के कंडीशंस में देखिए अभी और क्या क्या स्थिति बनता है। ठीक है, अब समझिए ऐसी स्थिति कब बनती है। ऐसी स्थिति ना शहर में नहीं बनती है, गांव का बीहड़ जो गांव होता है ना, वहां पर सरपंच नहीं बोलता कुछ, वहां पर बाहुबली बोलते हैं, याद रखिएगा। बाहुबली समझते हैं ना आप लोग, मतलब इतिहास में जो है ना, हमारे इतिहास में कुछ ऐसे, जैसे राजस्थान चले जाइए वहाँ बाहुबली मिल जाएंगे आपको, यूपी जाइएगा बाहुबली मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या है, जो पुराने समय से, मतलब अपने बहुत पुराने इतिहासों से जो है लोगों को मारते काटते पीटते आ रहे हैं ना, तो उनको बोलते हैं पैसे के मामले में बाहुबली। ठीक है, वो तो समय कानून जो है अपने आप में समझता है चीज़ों को। ठीक है, तो देखिएगा पद ना छोड़े तो क्या होगा, तो याद रखिएगा अब यहां से कार्यवाही प्रारंभ होता है, याद रखिएगा अगर पद ना छोड़े तो। ठीक है, कार्यवाही प्रारंभ होता है। अब कार्यवाही का स्थिति क्या बना रहेगा, तो याद रखिएगा अब देखिए कार्यवाही में सबसे पहला होता है, ठीक है, अवलोकन। और अवलोकन से पता चलता है दोषी पाया गया। अवलोकन मतलब होता है निरीक्षण करना और पता करना कि पुराना जो सरपंच था, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दोषी है। ठीक है, तो याद रखिएगा अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ये समझिए, मान लीजिए दोषी पाया गया तो अब क्या सजा दे सकते हैं आप लोग बताइए मुझे, कि एक सरपंच है जो अपना पद नहीं छोड़ रहा है, उसको क्या सजा दिया जाएगा कि वो बोले कि नहीं नहीं मैं छोड़ने का तैयार हूं, बताइए। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कहां तक सोच सकते हैं एक सरपंच की गतिविधियों में। तो कैसे भरपाई, वो तो पद ही नहीं छोड़ रहा है। मान लीजिए आपको मैंने 10 लाख रुपए दिया था, आपने 10 लाख रुपए क्या किया, ठीक है, और आपके पास पूरी संपत्ति है, जो भी है चीजें हैं, सिर्फ आपको जानकारी कहां कहां पर क्या है। ट्रैक्टर किसी और के घर में खड़ा किया आपने, सब कुछ कहीं कहीं रख दिया है ताकि आप किसी को पता ना चल पाए। ठीक है, और पता चल भी जाएगा तो आपसे बिना पूछे कि हम किसी का अंतरण नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपसे भरपाई कैसे करा दूं मैं। अच्छा, पैसे के आपका पंचायत ही लेके बैठा है, वो पैसा कहाँ से लाएंगे आप। समझिए कि आपको मैं सरपंच बनाया हुआ हूँ, आप 5 साल से सरपंच का काम कर रहे थे और मान लीजिए 20-25 लाख 50 लाख रुपए खा भी लिए आप, ठीक है, आराम से जो भी चीज़ें हैं आपने कर लिया है, और उसके बाद उसका संपत्ति का आप कभी भी दर्शाएंगे नहीं उसको। मान लीजिए कि आपने पेपर वर्क किया है, कहीं पर जो सारी चीज़ें हुई हैं वो आप ही के पास है केवल, और आपने कहीं पर खोद के गाड़ दिया उसको, ठीक है, और कोई जानकारी नहीं उस समय क्या काम हुआ क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा ये बताइए, मतलब कहाँ पर आप से ये चीज़ निकलवाई जा सकती है, कैसे। क्या आपको जेल में डाल दूंगा तो बोलेंगे ठीक है आऊँगा फिर 50 लाख खा लूँगा और वापस आऊँगा, तो वो दिखाएगा ही नहीं आपको संपत्ति, और अपने नाम पे संपत्ति थोड़ी रखेगा, वो अपने बेटे और पत्नी के नाम पे कर देगा। नहीं, उसकी संपत्ति नहीं अधिकृत कर कभी भी महिला की संपत्ति कभी भी क्या होता है, याद रखिएगा कि अगर अपनी संपत्ति बचाना है तो अपनी महिला के नाम पर कर दो संपत्ति को, कभी कोई छू नहीं सकता उसको। ठीक है, महिलाओं की संपत्ति ना कोई छू नहीं सकता है, चाहे वो बुलडोजर वाले बाबा क्यों ना हो। ठीक है, महिलाओं की संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होता। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो कभी भी ज्वाइंट अकाउंट खोलकर जो है पुरुष और महिला दोनों के नाम पर खोल दिया जाए तो आपका लगभग 12% टैक्स बच जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि महिलाओं को जो है सुरक्षा देने और साथ ही साथ उनको कैंपेनियन करने के लिए जो सरकार ने बहुत सारे नियम बना दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें सजा कैसी होती है, याद रखिए दोषी पाए जाने पर अगले 6 वर्ष की अवधि तक वह कभी भी वोट नहीं ले पाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी अवधि से बाहर सीधे से, तो चुनाव से ही बाहर कर दिया जाएगा हमेशा के लिए उसको। ठीक है, वो कभी भी पद पे नहीं खड़ा हो पाएगा आगे चलकर कभी भी। ठीक है, इस बार हार गया था, इस बार हारा है तब तो वो जा रहा है ना, और उसके बाद 6 साल तक और कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसके बाद वो विलुप्त हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष की अवधि तक मत व चुनाव प्रक्रिया से निष्कासित। ठीक है, तो चुनाव प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जाता है, याद रखिएगा 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा उसको, कोई भी पद ग्रहण नहीं करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का पद ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन समय समय पर जो है अगर वो इस बात को क्लियर करता है और सरकार से क्षमा मांगता है और सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता है तो उसकी अवधि को कम किया जा सकता है, पहला चीज़। और दूसरा, राज्य सरकार चाहे तो उसे माफ़ कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पहला, राज्य सरकार चाहे तो उसकी अवधि कम कर सकती है।
ठीक है, निष्कासित अवधि। और दूसरा याद रखिएगा, राज्य सरकार चाहे तो माफ कर सकती है उसको, ठीक है, उसके कार्य को माफ कर सकती है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है पंचायत का कार्यकाल। ठीक है, तो कितने वर्ष का होता है पंचायत का कार्यकाल? 5 वर्षों का। कभी ऐसा हो सकता है कि इसको बढ़ा दिया जाए? बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा। हाँ, आपातकाल की स्थिति में, कोरोना की स्थिति में ना बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि हमारे बस के ना हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सरपंच को 1 आध साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत रेयर होता है ये, ठीक है। लोग जो है ना उसमें वोट डाल आते हैं, ठीक है, मास्क लगा के। तो ऐसे में याद रखिएगा कि परिस्थितियों के अनुसार जो है 5 साल का होता है, लेकिन आपातकाल में जो है कार्य, देखिए चुनाव को नहीं बढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा, उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, सरपंच को बस आगे स्थापित कर दिया जाएगा कि उसका जो कार्य होता है, जैसे फंडिंग होता है वो रोक दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, बस वो सरपंच का नाम रहेगा उसमें कि सरपंच चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन बाकी पावर उस तरीके का नहीं दिया जाएगा जो 5 साल में रहता है उसका, ठीक है। हाँ, केवल संभालेगा अपनी संपत्ति जो बना के रखे 5 साल का, वो चलेगा बस ऐसा ही, ठीक है। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए राज्य सरकार फंड जारी कर रहा है, तो सरपंच के पास जाएगा, यानी कि उस पूरे ग्राम पंचायत में जाएगा, ठीक है, और कार्य भी चलेगा, लेकिन उस तरीके का पावर अब उसके पास नहीं रहेगा जो पहले रहता था, ठीक है। और कभी भी जब मान लीजिए वो सील और साइन करेगा तो हमेशा एडिशनल करेगा। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त शब्द से, ठीक है, 1 साल का अतिरिक्त होगा उसका, चुनाव की प्रक्रिया नहीं होने के कारण ऐसा हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सरपंच की जगह पर दूसरा व्यक्ति भी आकर वहां पर कर सकता है अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ने वाले हैं, कल के टॉपिक पे देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। देखिए पदाधिकारियों को चुनाव का मतलब ये होता है कि सामान्य तौर पर जितनी स्तर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पदाधिकारी का मतलब होता है पद, ठीक है, और उस पर बैठने वाले अधिकारी, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास 3 पदाधिकारी होते हैं, यानी कि 3 ऐसे व्यक्ति होते हैं या पद होता है। एक होता है सरपंच, उप सरपंच और आपका पंच, ये 3 लोग हो गए, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब आपका पंचायत का चुनाव होगा, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो ये जो चुनाव होगा इसमें हम इन तीनों को चुनेंगे, याद रखिएगा। बशर्त ये होगा कि सीधी जनता केवल 2 लोगों को चुनती है, यहां और यहां, इस पद को और इस पद को, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। इनका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष चुनाव से होता है क्योंकि जनता सीधी तौर पर चुनती है इसको, ठीक है। और ये जो चुनाव होता है उप सरपंच का, ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। और इस अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत याद रखिएगा कि ये पंच मिलकर आपस में चुन लेते हैं इनको अपने में से ही, ठीक है, इसलिए अप्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम पदाधिकारियों का चुनाव। अब ये जब पदाधिकारी यानी ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए इसमें जो है ए नाम का व्यक्ति आ गया, उप सरपंच में बी नाम का व्यक्ति आ गया, और यहाँ पर सी डी ई एफ आ गए, ठीक है। तो ऐसे में जो है इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, पदाधिकारी बोलेंगे। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी है ये, ठीक है। इनको कहेंगे सदस्य, इसको कहेंगे उप सरपंच, ठीक है, यानी उपाध्यक्ष, और ये होगा अध्यक्ष या मुखिया, ठीक है, ये पदाधिकारी होते हैं। एक साथ होता है। जब आप मतपत्र भरेंगे ना, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपको ना गुलाबी और सफ़ेद कलर के 2 पत्र मिलते हैं जब आप जाएंगे ना वोट देने। अभी तक वोट दिया है एक आध बार? अच्छा, पहले एक जागरूक नागरिक बनिए, वोट दीजिए, ठीक है। सबसे पहले जरूरी चीज़ यही है कि आप वोट देंगे तो कुछ प्रक्रिया तो आपको वोट देने से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब आप वोट देंगे ना तो ऐसे करके आपको ऐसा एक पत्र मिलेगा इस तरीके का, यहाँ पर आपका चिन्ह होगा, हमेशा चिन्ह मैटर करता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए चिन्ह दिखाया जाता है, हल चिन्ह हो गया, झाड़ू चिन्ह हो गया, ठीक है, पतंग चिन्ह हो गया, कोई भी चिन्ह हो सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीयकृत केवल चिन्ह कुछ ही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप भी राष्ट्रीयकृत हो चुका है, ठीक है, आपका भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, तो पंजा जैसे किसी और को नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। पंजा रजिस्टर्ड है, ठीक है, कांग्रेस के पास, उसी प्रकार कमल रजिस्टर्ड है भाजपा के पास, ठीक है, उसी प्रकार झाड़ू रजिस्टर्ड है आपके पास, ठीक है। तो कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो परमानेंट रजिस्टर्ड है। हल भी रजिस्टर्ड है, याद रखिएगा, किसके पास? हाँ, जोगी जी के पास, ठीक है। तो ऐसे में जो है ना कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, उनको आप नहीं दे सकते अब, ठीक है।
अब लेकिन बचा क्या, तो बाकी फिर कौन करेगा, तो याद रखिएगा राज्य का जो निर्वाचन आयोग होगा, ये राज्य के स्तर में ना, राज्य के स्तर में पंचायती राज व्यवस्था कौन कर रहा है, राज्य के स्तर वाले कर रहे हैं। तो राज्य स्तर में याद रखिएगा जो निर्वाचन आयोग है ये चिन्हों का आवंटन करता है, ठीक है, चिन्ह बांटेगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप चिन्ह खुद डिमांड भी कर सकते हैं कि नहीं मेरे को ना जूता छाप चाहिए, ठीक है, या मेरे को चप्पल चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। और अगर किसी के पास नहीं है और किसी को आवंटित नहीं किया गया तो दे दिया जाएगा, लेकिन अगर ये पहले से रजिस्टर्ड है तो नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये किसी और को बाद में भी दिया जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि आप अभी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्टी से नहीं जुड़े हैं। और अधिकतर देखिएगा सरपंच जो होता है ना, ये निर्वाचन में किसी व्यक्ति या पार्टी के साथ नहीं जुड़ा होता है, लेकिन कोशिश ये किया जाता है कि ये किसी पार्टी के साथ रहे, ठीक है, क्योंकि पार्टी से लड़ना या पार्टी के साथ जुड़कर लड़ना ये अपने आप में बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको अपने मान प्रतिष्ठा का आगे चलकर चलने का बहुत बड़ा अस्तित्व बना के रखना होता है। और अगर ऐसे देख लिया जाए कि सरपंच कोई भी खड़ा हो रहा है तो खड़ा होगा और उसके बाद बर्बाद करेगा 5 साल के लिए और उसके बाद फिर चल देगा चुपचाप, ठीक है। इसलिए पार्टी से लोगों को चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पार्टी से खड़ा करेंगे किसी को तो पूरा पार्टी का नाम बचाने के लिए वो गलत काम नहीं करेगा, या तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा पार्टी से ही। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कोई गलत करता है तो पार्टी से बाहर, ठीक है, ऐसा कारण होता है। तो अब देखिए करते क्या है, इस तरीके से ना आपको चिन्ह मिल गया और इसके बगल में ना नाम लिखा रहेगा फलाना व्यक्ति, ऐसा सरपंच के लिए, ठीक है, ये सरपंच वाला हो गया। फिर इसी प्रकार से आपको पंच वाला मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन पंच वाला कब, जिस वार्ड के होंगे, मान लीजिए वार्ड क्रमांक आपने 9 का है आप, तो आपको 9 वाला पत्र मिलेगा। 9 में 2 लोग 3 लोग 4 लोग खड़े रहेंगे वार्ड में, ऐसा मिलेगा, ठीक है। और उसमें भी सेम आपको कुछ चिन्ह मिलेंगे, पंचों का चिन्ह होगा इसमें, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए। अब उसके बाद देखिएगा आपको जो है ना इस तरीके की साइन मिलेगी, हमारा जो स्वास्तिक साइन होता है, ठीक है, उस स्वास्तिक साइन को आपको यदि वेलवेट पेपर मिला है आपको, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है उस पत्र पे इसको सील लगाकर दे देना है। इस तरीके से आपने लगा दिया और फिर मोड़ कर क्या करेंगे, पेटी में डाल देंगे। अगर आपने गलती से यहां पर मार दिया इसको तो 4 लोग को वोट दे दिया आपने एक ही साथ, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं वोट का कैंसिल हो जाना, ठीक है। तो आपका वोट काउंट नहीं होगा, ठीक है। देखिए ऐसी चीज़ों का ना बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है कि आपको जो चिन्ह लगाना है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पे लगाना है। और इसी से बचने के लिए क्या किया गया है, आपकी मशीन ला दी गई है, ठीक है, सीडीएम मशीन जो आपका बोर्ड की जो मशीन आती है, ठीक है, तो वो मशीन ला दी गई है ताकि आप इतना कंफ्यूज ना हो। लेकिन होता क्या था, मान लीजिए 1000 लोग वोट दे रहे हैं जिसमें से हमेशा 200 लोग क्या करते थे, इधर किसी का पूछ इधर निकल जाता था, ठीक है, तो वोट उधर भी चला जाता था एक ठो, ठीक है, इसलिए वो कैंसिल हो जाता था, याद रखिएगा। तो आधा मतपत्र हमेशा से खराब हो जाता था। इससे बचने के लिए जो है मशीन में अब क्या है, अब आप मशीन ऐसा रहेगा, आप जहां जहां नाम रहेगा उसके बगल में लाल बटन रहेगा, बस दबाया आपने, एक पीप की आवाज आएगी जोर से, बस हो गया वोट, ठीक है। और इनको काउंट करना भी आसान होता है। इसको गिनने के लिए आपको बार बार हर पेपर खोलना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं खोलना पड़ेगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट एक बटन दबाएंगे, पता चलेगा भाजपा को कितना मिला, पार्टी कांग्रेस को कितना मिला, इस व्यक्ति को कितना मिला, सारा कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वोट दे दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग ग्राम पंचायतों में जो वार्ड की संख्या होती है वो हाँ अलग अलग होती है, हाँ, इसमें जैसे मैंने बताया कि 10 से 20 हो सकते हैं, तो इनके ऊपर में 17 हो सकता है, 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 से कम नहीं होगा, 11 हो सकता है, ठीक है, जनसंख्या के वश में कर दिया जाता है इसको, ठीक है। सर वार्ड का जो प्रमुख रहता है पंच वो कहलाता है, हाँ वही पंच होता है, और उसी को ग्राम पंचायत का सदस्य कहते हैं, वो ग्राम पंचायत का सदस्य है, ठीक है। इसलिए पूछा जाता है कि इस ग्राम पंचायत में कितने सदस्य हैं, तो बोलेंगे 15 सदस्य हैं, ठीक है, वो 15 सदस्य होंगे, ठीक है।